हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर पे ये एग्ज़ाम तो बिल्कुल 10 मुश्किल से 10 दिन में आपकी डेट आ जाएगी, हो भी जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो ये 10 दिन तो कहीं ऐड होने वाले हैं नहीं, यहाँ तो आपका रिवीजन और प्रैक्टिस ही चलेगी। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। हम ये रिवीजन सेशन ही कर रहे हैं, मैराथन्स कर रहे हैं। साइंस की मैराथन कंप्लीट कर चुके हैं, इंग्लिश की मैराथन कर चुके हैं, हम हिंदी की मैराथन कर चुके हैं। ठीक है, ईवीएस का एक पार्ट हमने कल कर लिया था, आज ये लास्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद सीडीपी की करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे सारे सब्जेक्ट के, 200 क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज बहुत सारे टॉपिक हैं, क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, मे भी जल्दी भी हो जाए, लेकिन हम ये रिवीजन के तौर पे रख रहे हैं, तो ज़्यादा स्लो नहीं चलेंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मल स्पीड रहेगी। टॉपिक है फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। थोड़ा सा जुकाम भी है। कौन कौन से मेथड से सेपरेशन के पृथक्करण की विधियां हैं? 3 तरह से पृथक्करण होता है। सॉलिड से सॉलिड कंपोनेंट को सेपरेट करना, या फिर सॉलिड से लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करना, लिक्विड से लिक्विड को सेपरेट करना। तो सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड कंपोनेंट, यानी ठोस से ठोस अवयव का पृथक्करण 5 तरह से होता है ये सेपरेशन। हैंड पिकिंग यानी हस्तचयन, थ्रेशिंग या थ्रेशिंग को थ्रेशिंग ही बोलते हैं, विनोइंग यानी निष्पावन, सीविंग यानी चालन, और मैग्नेटिक सेपरेशन यानी चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे एक क्वेश्चन आता ही है हर बार। हैंड पिकिंग यानी हस्तचयन, नाम से ही पता चल रहा है हस्त से चुनना हो रहा है, कुछ भी चीज हाथ से हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं हाथों से। जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, हाथों से क्या है, फल छुटा रहे हैं, फल हटा रहे हैं पेड़ से। और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाथों से क्या है, कंकड़ निकाल रहे हैं चावल से, या फिर अनाज जो भी चुगते हैं हम, सीरियल्स, उनसे क्या है, कंकड़ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। पढ़ भी देती हूँ मैं एक बार हिंदी में। यह विधि बड़ी अशुद्धियों को पृथक करने में इस्तेमाल की जाती है। पत्थरों को, अन्न कणों को चावल के कण से पृथक करने के लिए, पेड़ों से फलों को तोड़ना, फलों से तनों व पत्तियों को अलग करना। ठीक है, तो ये क्या बोला जाता है इसको, हैंड पिकिंग यानी हस्तचयन। ठीक है, चावल से कंकड़ निकालना, फल हटाना पेड़ से। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, ये फोटो देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, गांव से जो बिलोंग करते हैं। इसे बोलते हैं जब धान बोया जाता है तो उसे झाड़ते हैं, यानी डंडियों से क्या है, धान निकालते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मुंजी। हमारे यहाँ तो मुंजी बोलते हैं, पता नहीं सभी के यहाँ अलग अलग बोलते हैं, जो भी आके हैं बोलते हैं, बताइए। इट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, हिंदी में पढ़ते हैं, डंडियों से अनकनों तथा अनाज को अलग करने की प्रतिक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है। यानी इन डंडियों से क्या है, झाड़ झाड़ के निकल जाती है जो भी चावल होते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग की विधि फसलों के कटाई के बाद की जाती है, और अगर एरिया ज़्यादा हो तो क्या है, मशीन से भी कटवा देते हैं। ठीक है, मशीन कैसे काटती है, ऊपर ऊपर से इन्हें काट देती है, और चावल वो मुंजी अलग निकल जाती है, भूसा अलग निकल जाता होगा। शायद इसे कंबाइंड बोलते हैं, हमारे यहाँ तो गेहूँ कटे थे मशीन से। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बताइए, हाउ आर द ग्रेन्स सीड सेपरेटेड फ्रॉम द स्टार्क्स, यानी डंडियों से अन्न कणों को पृथक कैसे किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बताइए डंडियों से अन्न कणों को पृथक किस मेथड से किया जाता है, सीविंग के थ्रू, विनोइंग के थ्रू, या थ्रेशिंग के थ्रू, या ऑल ऑफ द अबोव, चालन, निष्पावन, थ्रेशिंग, या ऊपर दिए गए सभी। तो अभी हमने देखा है थ्रेशिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, डंडियों को अन्न कणों से दूर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे, थ्रेशिंग। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, ये रहा थ्रेशिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। स्पीड अगर ज़्यादा लग रही होगी तो थोड़ा धीरे कर लेंगे। विनोइंग, विनोइंग क्या होता है, निष्पावन। जैसे कि ये लेडी आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये क्या कर रही है, अगर देसी भाषा में इसे बोला जाए तो क्या बोलते हैं, बरसाना या फिर फटकना। क्या बोलते हैं इसे, फटकना। ये क्या छाछ से फटक रही है, ये यहाँ पे ये फटक रही है। इस फटकने से क्या होता है, जो डस्ट होते हैं इनके अंदर, कोई भी हल्का मटेरियल होता है वो आगे आ जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं विनोइंग यानी निष्पावन। इस विधि को हवा के झोंके द्वारा अवयवों को अशुद्धियों से पृथक किया जाता है, यानी हवा के झोंके से ऐसे हिला हिला के करते हैं।
यह थ्रेसिंग की विधि के बाद किया जाता है, ठीक है। जब उसमें से मुंजी निकल के आती है तो उसे मुंजी हो, चावल हो, जो भी है, उसे निकलने के बाद उसे साफ करते हैं, कैसे, फटक फटक के, ठीक है। तो क्या है, इसे चावल भी फटक सकते हैं, अनाज भी फटक सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, विनोइंग, निष्पावन। क्वेश्चन बताइए, एक्स इज अ सेपरेशन मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग सॉलिड वेस्ट इन सॉलिड मिक्सचर, यानी सॉलिड में से सॉलिड को ही अलग किया जा रहा है, बेस्ड ऑन देयर डिफरेंसेस इन वेट, यानी वेट के अंतर के बेस पे, यानी वेट क्या है, आगे आ जाता है, जैसे अभी हमने देखा। तो इसे क्या बोलते हैं, सीविंग, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग या फिर विनोइंग। तो बताइए क्या बोलते हैं इसे, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो क्या बोलते हैं, विनोइंग, ठीक है। इसमें क्या है, हवा के झोंके से क्या है, जो हल्के वजन वाले होते हैं, कोई डंडी, कंकड़, पत्थर, जो भी कुछ हल्का होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है, फटक के, तो इसे बोलते हैं विनोइंग। अब पेपर में फटकना भी लिख सकता है, ठीक है, तो इसलिए ये भी पता होना चाहिए, बहुत चालाक होता है एग्जामिनर, ठीक है, वैसे ही नहीं बनाता पेपर। सीविंग क्या होता है, चालन। सीविंग क्या है, डंडिया तथा पत्थर जैसी अशुद्धियों को चालनी लिखा है इन्होंने, चलनी द्वारा पृथक किया जाता है। छलनी सभी के घर में होती है, जैसे आटा छानते हैं, या फिर जो ये क्या है, सीमेंट वगैरह, रेत वगैरह, ये बड़ी छलनी होती है, इसके ऊपर डाल देते हैं और अपने आप जो साफ है वो नीचे, और जो उसके ऊपर क्या बचती हैं, थोड़ी बहुत रेत के रोड़े, डंडियाँ, ये सब ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो यह विधि थ्रेसिंग और निष्पावन के बाद की जाती है, यानी सीविंग। भाई आटा पिस गया, फिर उसे छानेंगे, है ना, तो आटे से डंडियाँ निकालना, रेत से रोड़े को अलग करना, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सीविंग, ठीक है। जैसे आटा छानते हैं, उसमें क्या है, डस्ट ऊपर रह जाती है और साफ आटा नीचे निकल जाता है, या थोड़े बहुत पत्ते होते हैं, कुछ भी, मतलब क्या बोलते हैं उसे, बूर बोलते हैं शायद, तो क्या बोलते हैं इसे, सीविंग, ठीक है। फिर है मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी चुंबकीय पृथक्करण। ये क्या होता है, इन दिस टेक्निक मैग्नेट इज यूज, इसमें क्या है, मैग्नेटिक रोलर यूज किए जाते हैं, यानी चुंबक का प्रयोग किया जाता है सेपरेशन करने के लिए। ठोस से ठोस अशुद्धियों को पृथक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ठोस से ठोस, यानी लिक्विड से लिक्विड निकाला जाता है। कोबाल्ट, निकल, लोहा आदि की अशुद्धियों को पृथक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या अशुद्धि की जाती है, लोहे की अशुद्धि, निकल, कोबाल्ट की अशुद्धि के लिए ये यूज किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्या बोलते हैं, चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है। फिर क्वेश्चन बताइए, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आर यूज्ड टू सेपरेट, बताइए चुंबकीय पृथक्करण की विधि इनमें से किसको पृथक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आयरन फिलिंग, लोहे का बुरूदा, राइस या चावल, वीट, गेहूं, नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अभी हम देख ही रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए किया जाता है, लोहे के बरूदे के लिए, यानी लोहे के लिए, कोबाल्ट के लिए, निकल के लिए। तो इनके सेपरेशन के लिए क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को यूज करते हैं, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण जिसे बोला जाता है। आगे चलते हैं, फिर है सॉलिड से लिक्विड निकालना, यानी सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठोस से द्रव का पृथक्करण करना। इसके भी मेथड है, जैसे कि सेडिमेंटेशन यानी अवसादन, डिकेंटेशन यानी निस्तारण, फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन, एवोपरेशन यानी वाष्पन, और सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रीकरण, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है, अवसादन। देखो ये पता चल रहा है, जैसे कि हम अनाज को धोते हैं, अनाज धोते हैं, सभी धोते हैं अपने घर में, कोई बिना धुला तो खाता नहीं है। क्या कह रहे हो, खाते हैं हम तो मजाक कर रही हूँ, वैसे कोई नहीं खाता है, और मजबूरी में खा भी लेते हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है तो फिर फटक के करना पड़ता है ना। लेकिन रेयरली कोई खाता होगा, ऐसे नहीं खाते हैं, ऐसे खाना भी नहीं चाहिए। पानी में धुलते हैं तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज ऊपर आ जाती हैं। जब हम पानी में अनाज को डालते हैं तो क्या होते हैं, डंडिया वगैरह, कोई भी डस्ट मटेरियल या ऊपर जो हल्का मटेरियल होता है ना, वो ऊपर आ जाता है, और अनाज क्या है, नीचे रह जाता है। तो इसी तरह पानी से उसे साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, पढ़ भी लेते हैं। ठोस व द्रव के मिश्रण में भरी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यह नीचे तली पर गुरुत्वाकर्षण के कारण बैठ जाते हैं, यानी किसके वजह से बैठ जाते हैं, ग्रेविटी की वजह से अनाज नीचे बैठ जाता है। और जो कण वजन में हल्के होते हैं वे ऊपर तैरते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन,
ठीक है, जो कण हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो भारी होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अनाज को हम धोते हैं। ठीक है, फिर है डिकेंटेशन यानी निस्तारण। इसमें क्या होता है, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, यानी कि एक ग्लास में क्या लिया हमने, पानी लिया, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज है, तो उसे बिना हिलाए अगर हम दूसरे बर्तन में रिता रहे हैं तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज यानी मिट्टी हो, रेत हो, वो क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है और पानी दूसरे बर्तन में चला जाता है, यानी कर देते हैं हम। ठीक है, यह विधि अवसादन की बात की जाती है। वजन में जो भारी कण, भारी द्रव नीचे तली में बैठ जाते हैं और हल्के कण, हल्के द्रव ऊपर तैरने लगते हैं, जिन्हें बाद में अलग पात्र में निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, भारी कण, ये भारी कण है, ये नीचे बैठ जाते हैं पानी में, जो हल्का फुल्का कुछ भी डस्ट होगी वो ऊपर आ जाती है। इसे हम अलग बर्तन में करेंगे ना, तब भी ये नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे, डिकेंटेशन। कभी हम घर पे भी करके देखते हैं, कुछ भी होता है तो इम्प्योरिटीज, चलो पानी है, मिट्टी मिट्टी नीचे रह जाती है, पानी ऊपर से उतर जाता है ना, तो इसे बोलते हैं डिकेंटेशन यानी निस्तारण। फिर है फिल्टरेशन। नाम से ही पता चल रहा है, फिल्टर करना यानी छानना किसी चीज को एक तरह से। निस्यंदन, इस विधि में पृथक्करण फिल्टर पत्र द्वारा किया जाता है, यानी फिल्टर पत्र लगाया जाता है इसमें। जैसे ये छलनी, क्या होता है भाई, अब तो शायद हमारे यहाँ तो मिलता नहीं है, मिट्टी का तेल होता है ना, तो मिट्टी के तेल को कैसे छानते थे पहले, ये जो है इसके अंदर डाल के छानते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अगर इस पे भी पेपर रख दिया जाए तो क्या है, बिल्कुल प्योर निकल के जाएगा। ठीक है, ठोस व द्रव के मिश्रण को फिल्टर पत्र में डाला जाता है, जिसे जो ठोस कण है वे ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वे फिल्टर पत्र के छेदों से नहीं गुजर पाते। यानी इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा होता है, पेपर वगैरह या कुछ भी, और जो हम डालते हैं उसमें जो प्योरिटी है वो नीचे चली जाती है, जो प्योर चीज होती है, और कुछ भी जो ऊपर छलनी में रह जाता है। यानी हम जैसे कपड़े में कुछ छानते हैं तो गंदगी, जो भी कुछ होता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो कपड़े में रह जाती है, प्योरिटी नीचे निकल जाती है ना। तो क्या है, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन। जैसे कि हम दूध छानते हैं तो मलाई ऊपर रह जाएगी, मलाई कपड़े में रह जाएगी, दूध नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे घर में भी बहुत चीज होती है ना। नींबू पानी बनाते हैं जैसे, तो उसे छानते हैं, क्या होता है, बीज ऊपर रह जाते हैं छलनी के अंदर, या जिस भी कपड़े वगैरह में छानते हैं पानी नीचे निकल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर है एवोपरेशन यानी वाष्पन। इसमें क्या होता है, ठोस व द्रव के मिश्रण का पृथक्करण किया जाता है। भाई ठोस और द्रव का हो रहा है, ठोस पदार्थ नीचे तली पर रह जाते हैं और द्रव वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। और कैसे उड़ते हैं, जैसे कि नमक, पानी और नमक को एक साथ मिक्स किया। ठीक है, इतनी जल्दी से तो मिक्स होता नहीं है, अगर उसे हम बॉयल कर रहे हैं तो क्या है, भाप बन के पानी तो ऊपर उड़ जाएगा और नीचे क्या है, नीचे साल्ट वगैरह रह जाएगा। ठीक है, ठोस चीज नीचे रह जाएगी, ठोस पदार्थ नीचे तली में रह जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एवापोरेशन यानी वाष्पन। फिर है सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रीयकरण। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, भाई दूध तो सभी के घर पे मिलता है, तो जब दूध मिलता है तो जैसे मशीन चलती है तो क्या है, मट्ठा एक तरफ हो जाता है और वो नोनी घी ऊपर आ जाता है ना, यानी घी ऊपर आ जाता है, मक्खन। इस विधि में मिश्रण को घुमाया जाता है तथा अभिकेंद्रीय बल द्वारा ठोस पदार्थ नीचे तली पर बैठ जाते हैं और द्रव्य पदार्थ अलग हो जाते हैं, जैसे मलाई का दूध से पृथक होना और मक्खन का दूध से पृथक होना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, मलाई अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाता है, और जब वो दही वगैरह करते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, यानी छाछ। ठीक है, फिर है सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर यानी द्रव से द्रव का पृथक्करण। दो मेथड है इसके, सेपरेशन कोन यानी जुदाई शंकु, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आवर्षण। ठीक है, तो पढ़ते हैं सेपरेशन कोन के बारे में। यह विधि दो नह मिश्रित होने वाले द्रव पदार्थों का पृथक्करण करने में इस्तेमाल की जाती है। यानी दो पदार्थ होते हैं, जैसे कि सिंपल भाषा में अगर समझे जाए तो ये क्या है, जुदाई शंकु यानी सेपरेशन कोन है। इसके अंदर क्या, पानी और तेल डालें तो तेल कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता है, तो तेल की जो लेयर है वो ये वाली बन गई और एक पानी की लेयर बन गई। ठीक है, और यहाँ पे टैप अगर हम निकालना चाहते हैं तो पानी निकल जाएगा, तेल रह जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, सेपरेशन कोन। इसमें क्या है, तेल को पानी से अलग कर सकते हैं हम। अब पढ़ते हैं,
यह नह मिश्रित होने वाले द्रव जुदाई शंकु में एक दोहरी परत बना लेते हैं। एक द्रव ऊपर परत बना लेता है, दूसरा द्रव नीचे बना लेता है, यानी एक ने ऊपर परत बना ली, एक ने नीचे परत बना ली। इस शंकु द्वारा नीचे की परत अलग कर ली जाती है, यानी अलग कर लेंगे भाई, टैप लगी हुई है, इतने तेल नीचे तक आएगा, पानी निकल जाएगा बाहर, बंद कर दो फिर इसे, है ना। शंकु में केवल ऊपर की परत रह जाती है और द्रव पदार्थ पृथक हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेपरेशन कोन। ठीक है। फिर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर देखें, जो कच्चा पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसे क्या किया जाता है? उसे इसमें डाला जाता है, बॉयल किया जाता है और अलग अलग मटेरियल निकलते हैं। जैसे कि 400 डिग्री पे अगर बॉयल कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है? ग्रीस निकल रहा है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एंड बिट्यूमिन, जो कि बाइक वगैरह में यूज होता है, ग्रीस जिसे बोलते हैं, है ना। अगर 370 पे से बॉयल करते हैं तो इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल निकलता है, 300 पे करते हैं तो डीजल निकलता है, 200 पे केरोसिन, 150 पे क्या है? गैसोलीन, पेट्रोल, और 20 डिग्री पे पेट्रोलियम गैस। ठीक है। इसे क्या है? ये पेट्रोल को फिल्टर करने का पूरा तरीका है, तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसे पढ़ लेते हैं। इस तरह की विधि से किसी भी द्रव्य तत्व को उसके घटकों से अलग कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि द्रव में मौजूद अलग अलग पदार्थों को पृथक किया जा सके। ठीक है। अशुद्ध पेट्रोलियम जो होता है को अलग अलग तापमान पे गर्म किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्राप्त होता है। ठीक है। यह विधि पेट्रोलियम के पदार्थों को पृथक करने के लिए उपयोग की जाती है, मतलब स्पेशली इसी चीज के लिए ये मेथड है, पेट्रोलियम के पदार्थ को अलग करने के लिए। इसे बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। क्वेश्चन बताइए, क्रूड पेट्रोलियम कैन बी प्योरीफाइड बाय, यानी कच्चे पेट्रोलियम को शुद्ध किस विधि से किया जा सकता है? ए ऑप्शन है जुदाई शंकु, बी प्रभाजी आसवन, सी वाष्पन, डी ऊपर दिए हुए सभी। सेपरेशन कौन, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या फिर एवापोरेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा? भाई क्रूड पेट्रोलियम अभी तो देख रहे हैं हम ऊपर, ये क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है इसमें। ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिख गया। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, यानी ऐसी कौन सी विधि है जो द्रव को ठोस से अलग करती है? एवोपरेशन, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, नन ऑफ द अबव। यानी हैंड पिकिंग और थ्रेसिंग में तो क्या है? सॉलिड से सॉलिड अलग किया जाता है। ठीक है भाई। थ्रेसिंग में तो वो मुंजी झाड़ रहे थे। हैंड पिकिंग क्या है? चावलों से कंकड़ निकालना, तो दोनों चीज ठोस हो गई। ठीक है। और ये क्या पूछ रहे हैं? एक सॉलिड पूछ रहे हैं और एक लिक्विड, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, एवापोरेशन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी पानी के गुण। 1 से 2 क्वेश्चन पानी से भी आते हैं, 2 भी आ जाते हैं, 1 भी आ जाता है। ठीक है। क्या है पानी के गुण? क्या है? शुद्ध पानी पारदर्शी होता है, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। भाई कभी अपना हाथ डाल के देखना, बिल्कुल क्लियर दिखेगा शीशे की तरह, है ना। रंगहीन होता है, कोई भी इसका रंग नहीं होता है, ना ही इसमें कोई गंध होती है, और स्वादहीन होता है। ठीक है। टेस्टलेस भी होता है। पानी उस पदार्थ के रंग, गंध और स्वाद को ले लेता है जिसमें वो घुल जाता है, यानी कुछ भी तुम घोलो उसी का ही रंग ले लेगा, उसी का ही स्वाद ले लेगा। ठीक है। उसी का ही कलर ले लेगा। ठीक है। उसी की गंध ले लेगा। ठीक है। पानी का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, जिस भी बर्तन में डालो वही आकार हो जाता है। ग्लास में पानी डाल रहे हो तो ग्लास के आकार का हो जाता है। ठीक है। डब्बे में, किसी भी चीज में, गोल बर्तन में डाल रहे हो तो गोल हो जाएगा। ठीक है। तो इसका कोई भी आकार नहीं होता। जिस तापमान पर पानी उबलता है और वाष्प में बदलता है उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और कितने डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट होता है? 100 डिग्री। कितना? यह 100 डिग्री सेल्सियस पानी का होता है। ठीक है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछा है पिछली बार, मतलब अभी जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, मैंने रखे हैं क्वेश्चंस भी लास्ट में। पानी गर्म होने से वाष्पीकृत होकर गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। पानी का वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है, लेकिन वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक क्वथनांक पर होती है। यानी भाई एवापोरेशन तो हर एक, देखो पानी को उबालो, भाप तो हर एक टेम्परेचर पर निकलेगी, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है, यानी 100 डिग्री पे अगर उबालेंगे तो एवापोरेशन अच्छे से होगा। ठीक है। भाप ज्यादा बनेगी, है ना।
फिर आगे है जिन चीजों में पानी से अधिक घनत्व होता है, यानी पानी से ज्यादा वजन होता है, वो पानी में डूब जाएंगे। और जिन चीजों में पानी की तुलना में कम घनत्व होता है वो पानी में तैर जाते हैं। जैसे कि कुछ भी प्लास्टिक का सामान डालो ऊपर ही तैर जाता है, कुछ भी हार्ड भारी सामान डालो वो नीचे डूब जाएगा। लोहा डाल के देखो, 5 किलो का वजन का कुछ भी सामान, बाट वगैरह डाल के देखो, पानी में नीचे डूब जाएगा। ठीक है, जैसे कि वुडन बोट, आयरन शिप, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, खाली बोतल है, खाली बाउल है, और आइस विद फ्लोट्स इन वाटर, यानी लकड़ी की नाव, लोहे का जहाज, खाली प्लास्टिक की बोतल, खाली कटोरी, बर्फ आदि पानी में तैर जाएंगे। ठीक है, जबकि कंकड़ डाल के देखो वो पानी में डूब जाएगी, लोहा पानी में डूब जाएगा, कील, सुई, चम्मच, पानी से भरी बोतल आदि पानी में डूब जाएंगे। तो ये कुछ पानी की इंफॉर्मेशन है। और अगर देखो शुद्ध पानी में रखने पर नींबू और अंडा पानी में डूब जाते हैं। बाकी अगर नमकीन पानी हो, नमक का पानी हो, तो उसमें क्या है, डूबते नहीं है। नींबू और अंडा रख के देखो नमक के पानी में, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो उसमें वो तैरने लगेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बात है। जो चीज पानी से हल्की होती है वह पानी की सतह पर तैरने लगती है, और जो चीज पानी से भारी होती है वो डूब जाती है। ठीक है, अब है मृत सागर की बात, यानी डेड सी। सभी समुद्र और महासागरों का पानी कैसा होता है, खारा होता है, और सबसे नमकीन क्या है, मृत सागर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मौजूद होता है, यानी इतना नमकीन पानी है कि 1 लीटर अगर पानी है तो उसमें 300 ग्राम तक के नमक की क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर एक व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता वह भी समुद्र में नहीं डूबेगा। देखो ये भाई साहब अखबार पढ़ रहे हैं आराम से, डूबने की टेंशन है नहीं। ठीक है, तो इस पानी में इतना नमक होता है कि कोई भी इंसान जल्दी सी नहीं डूब सकता। ठीक है, फिर नहरों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। कैनल यानी नहर, यह एक मानव निर्मित जल मार्ग या नाला है जो परिवहन, भाई सभी ने देखी होंगी गांव में नहर निकल के जाती है, तो नहरों से क्या होती है, सिंचाई होती है, जल निकासी या जल आपूर्ति के लिए बनाई जाती है। यह अंतर्देशीय परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है। सस्ता तो कुछ नहीं है, अगर छापा पड़ जाता है तो पूरी साल का निकाल लेते हैं ये लोग। कृषि परियोजनाओं के लिए अधिकांश स्थानों पर नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी भाई खेतों में पानी पहुंचाया जाता है नहरों के माध्यम से। वैसे तो पानी पहुंचाया जाता है खेतों के लिए, लेकिन अगर काटते हैं और ये चेक करने वाले आ जाते हैं तो फिर फाइन लगाते हैं ये, है ना। तो ये क्या है, कैनल यानी नहर, क्या इस किस लिए यूज होती है, सिंचाई के लिए। ठीक है, फिर है एलम फिटकरी। फिटकरी के बारे में कुछ पॉइंट है। फिटकरी का उपयोग अशुद्ध पानी में निलंबित पदार्थों को बैठाने के लिए किया जाता है, यानी फिटकरी को किस लिए यूज किया जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए। धूल पानी में नीचे नहीं बैठती, धूल एक प्रकार का निलंबन बनती है। जब फिटकरी को पानी में मिलाया जाता है तो यह पानी को निलंबित अशुद्धियों को दूर करने और पीने के उद्देश्य के लिए इसे साफ करने में मदद करती है। ठीक है, पानी को शुद्ध कर देती है, उसकी इम्प्योरिटीज को हटा देती है। ठीक है, फिर है जल संरक्षण कार्यक्रम, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, तरुण भारत संघ राजस्थान में एक गैर सरकारी संगठन है। यह राजेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित है, जिसे पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण के लिए जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप रखेंगे याद, किसके द्वारा डायरेक्टेड है, ये राजेंद्र सिंह के द्वारा, जिनका नाम फेमस है जल पुरुष के नाम से। ठीक है, और क्या इस संस्था का क्या नाम है, संघ का तरुण भारत संघ। ठीक है, ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान में। क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। फिर है स्पर्श गंगा अभियान। दिस इंस्टीट्यूशन मेन एम इज टू क्लीन होली गंगा। दिस मूवमेंट इज रिलेटेड विद उत्तराखंड, यानी स्पर्श गंगा अभियान, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, पवित्र गंगा को साफ करना। गंगा इतनी गंदी कर रखी है, हम सभी ने की हुई है, किसी एक आदमी का इन्वॉल्वमेंट तो उसमें है नहीं, भी जाते हैं कूड़ा करकट सारा उसमें डालाते हैं। ठीक है, यह आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। पानी पंचायत, महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र में पानी पंचायत शुरू की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं।
फिर है स्टीप वेल्स यानी बावड़ी, ये पहले टाइम पे हुआ करती थी। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे। इसमें क्या है, सीढ़ियां बनी हुआ करती थी, जैसे कि अक्षरधाम में नहीं बनी हुई हैं कि ऐसे बैठ, अक्षरधाम हो बहुत सी जगह ऐसी बनी हुई है, ये सीढ़ियां बनी हुई हैं कि पानी खींचने की जगह नीचे चले जाओ सीढ़ियों से और पानी ले आओ। ठीक है, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, काफिला बना के निकला करते थे, तो लंबे सफर करते थे, तो उन्हें पानी की जरूरत हुआ करती थी, तो वो यहाँ जाया करते थे। ठीक है, इन प्यासे लोगों को पानी पिलाना एक अच्छा काम समझा जाता था। कई इलाकों में बहुत ज्यादा सुंदर बावड़ियां बनाई जाती थी। ठीक है, फिर है बोर पंप यानी बोरिंग। आजकल पानी के बोरिंग पंप की मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई, हर घर में बोरिंग हो रहे हैं। घरेलू बोरवेल पंप या विद्युत समरसेबल पंप एक उपकरण है जिसमें पानी पंप करने के लिए एक मोटर होती है, सभी के घर में है। यह पानी को सतह तक पंप करने के लिए 200 फीट गहराई से लेकर 1200 फीट तक गहरे पानी के कुएं में डूबा हुआ होता है। यानी मोटर क्या है, 200 फीट से लेकर 1200 फीट तक, भाई जिसके यहाँ जितना पानी नीचे होगा उतना ही नीचे ये बोरिंग होगा, है ना। बोरिंग पंपों के उपयोग के कारण कुओं में पानी का स्तर काफी कम हो गया है और कुएं सूख गए हैं। भाई इन्हीं की वजह से क्या है, सूख रहे हैं कुएं, क्योंकि सब समरसेबल चलाते हैं, पाइप निकालते हैं। अब किसी को एक बाल्टी की जरूरत हो तो वो एक बाल्टी थोड़ी ना भरेगा, एक बाल्टी तो पहले पानी निकालेगा कि भाई काई ना आ जाए, है ना। तो क्या है, इनकी वजह से पानी ज्यादा वेस्ट होता है, तो पानी का स्तर कम हो गया है और कुएं सूखते जा रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से हो रही है, बोरिंग की वजह से, बोरिंग की वजह से। अब कुछ बीमारियां जो पानी की वजह से होती हैं। पानी के कारण होने वाली बीमारियां, डिजीज ड्यू टू वाटर। एनी डिजीज इज स्प्रेड थ्रू कंजप्शन ऑफ इम्प्योर वाटर, यानी अशुद्ध पानी के सेवन से कई बीमारियां फैलती हैं। जल जनित रोग, रोग जनकों वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े आदि के कारण होते हैं जो दूषित जल से फैलते हैं। ठीक है, तो किस तरह की डिजीज होती है, वाटर बोर्न डिजीज आर कोज्ड बाय पैथोजेंस, यानी वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट और वॉर्म्स की वजह से। ठीक है, पानी में मच्छरों को पनपने का स्थान मिलता है। ये क्या फैलाते हैं, मच्छर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है, मलेरिया फैलाते हैं, डेंगू और चिकनगुनिया, 3 तरह के बुखार पानी से होते हैं। पानी में क्या होता है, कहीं भी पानी इकट्ठा होता है उसमें मच्छर बैठते हैं, मच्छर बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, केवल पानी का उपचार हेपेटाइटिस, पीलिया, दस्त आदि जैसे रोगों को नियंत्रित करने का केवल एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, अब मलेरिया क्या है, एक जानलेवा बीमारी है। भाई बुखार बहुत तगड़ा भी हो सकता है। यह आमतौर पर संक्रमित मादा मच्छर एनोफिल्स के काटने से होता है, यानी फीमेल्स एनोफिल्स मॉस्किटो जब काटती है तब मलेरिया होता है। ठीक है, इन्फेक्टेड मलेरिया कैरी द प्लाज्मोडियम पैरासाइट, यानी संक्रमित मच्छर क्या होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी ले जाता है। जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो ये परजीवी उसके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर लेते हैं और मलेरिया हो जाता है। ठीक है, अब मलेरिया के लक्षण क्या है, ठंड लगना, कपकपी के साथ तेज बुखार होना, इसके लक्षण हैं। इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, इसकी दवाई भी है। सिनकोना पेड़ की सूखी छाल के चूर्ण का उपयोग करके मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ये बार बार पूछा जाता है, हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे किसी भी तरह एग्जामिनर दे। कैसे बनाई जाती है मलेरिया की दवाई, ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ चिंचोना ट्री, सिंकोना भी बोलते हैं, चिंचोना, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, ये पूछ लेगा कहाँ से मिलती है, तो बार्क यानी छाल से मिलती है। ट्री का क्या नाम है, सिंकोना ट्री या चिंचोना ट्री। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, सिंकोना पेड़ की सूखी छाल के चूर्ण का उपयोग करके मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। लेकिन अब तो नहीं, अब तो सब दवाई लेते हैं, मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले लेते हैं। पहले लोग छाल के उबले हुए पानी को छानकर मलेरिया के मरीज को दिया करते थे, यानी जो छाल है ये, इसे उबाल के जिसको मलेरिया होता था उसे पिलाया करते थे, काढ़ा। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, टैबलेट्स अवेलेबल हैं। आगे पढ़ते हैं, कौन कौन से बुखार हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये 3 बुखार पूछे जाते हैं। ठीक है,
क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए? अपने घरों के पास पानी इकट्ठा ना होने दें, गड्ढों में पानी ना भरा हो जो टीवी में ऐड आता है, ठीक है। टंकी साफ करके रखें, कूलर साफ करें, पानी के बर्तन, शीतलक और टैंकों को साफ रखें जिन्हें हर हफ्ते सुखाया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। यदि कुछ स्थानों पर पानी भर गया हो तो मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके जो अंडे बनते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, मिट्टी के तेल से। रोनाल्ड रॉस, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रोनाल्ड रॉस जो थे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, मच्छर के पेट में झांक कर देखा। उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है। इन्होंने ही बताया कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ना रोनाल्ड रॉस का नाम। आगे चलते हैं, फिर यहाँ से तो क्वेश्चन कम ही बनता है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में गर्म या ठंडी हो सकती है। भाई जब सर्दी होती है तो हमारे मुंह से गर्म गर्म भाप निकलती है, और जब गर्मी होती है तो हम अपने खाने को फूंक से ठंडा करते हैं, वो ठंडे का काम करती है, ठीक है। इसलिए सर्दियों में हमारे हाथों को गर्म करने के लिए मुंह से गर्म हवा निकलती है, जबकि गर्म चीज को ठंडी बनाने के लिए मुंह से निकलने वाली हवा ठंडी होती है, जो कि खाने को ठंडा करती है। हम फू फू करके ठंडा नहीं करते खाना, है ना। और सर्दियों में क्या है, भाप निकलती है। अपने हाथ जब ठंडे होते हैं तो हाथों को गर्म करते हैं अपनी भाप से, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चश्मे के शीशों पर फूंक मारते हैं तो क्या होता है, शीशा धुंधला क्यों हो जाता है? भाप जम जाती है उस पे, है ना। अब इनके बारे में देखते हैं। हु इज़ ही, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकता है जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति। फिर है आगे कोयला। कोयला क्या है? कोयला इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म्स। यानी क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल नहीं हो सकता क्योंकि इसे लाखों साल लगते हैं दोबारा से बनने में, ठीक है। तो कोयला ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। कोयला एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इसे बनने के लिए लाखों साल लगते हैं। इसका मुख्य घटक क्या है? कार्बन। यानी अगर हम कोयला को जला रहे हैं तो क्या है, हम कार्बन जला रहे हैं, ठीक है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए काम आता है? कोयला बिजली बनाने के, कोयला तार के निर्माण के लिए किया जाता है। और ये पाया कहाँ, इस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है? इसके सबसे ज़्यादा मुख्य राज्य जो जहाँ पे ये मिलता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और झारखंड में, ठीक है। वेस्ट बंगाल और झारखंड में ये पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है इसके वो है वेस्ट बंगाल और झारखंड, ठीक है। फिर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, यानी फॉसिल फ्यूल है। एक गाढ़ा, बदबूदार, ज्वलनशील और पीले से काले रंग का ये गैसीय ठोस और तरल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जो कि पृथ्वी की सतह के नीचे स्वाभाविक रूप से होता है, यानी डाउन टू अर्थ होता है, यानी पृथ्वी से नीचे होता है ये, ठीक है, पृथ्वी की सतह के नीचे। इसका निर्माण प्राचीन समुद्री जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों में हुआ था, ठीक है। कैसे होता है? जो कोई भी एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं तो उनके अवशेष जो होते हैं उनसे पेट्रोलियम बनाया जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, और इसे रिफाइन कैसे किया जाता है? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कैसे किया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। और इसमें रिफाइन करने के बाद क्या क्या निकलता है? गैसोलीन, ल्यूब्रिकेंट, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड गैस। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, ठीक है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है? भाई वाहन में होता है, जो हम बाइक कार वगैरह यूज करते हैं। पेंट में होता है, और जो हम ड्राई क्लीन कराते हैं गाउन वगैरह पे, आप लोग कोट पैंट पे कराते होंगे लड़के, और लड़कियां गाउन वगैरह पे, साड़ी पे ड्राई क्लीन कराती हैं, तो वो भी पेट्रोल से ही होती है धुलाई। पेट्रोल से धुलाई होती है कपड़ों की, ये देख लो। पेट्रोल नीले रंग का तरल है जो पतला और सुखद गंध का होता है। डीजल को कम शोधन की आवश्यकता होती है, ये भारी होता है, मोटा और तेलीय होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं बनता। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, लाखों वर्ष में जानवरों, पौधों और जीवाणु अवशेषों की परतों का ये गठन हुआ है, इससे बनी है ये। दबाव और गर्मी की मात्रा के साथ बायोमास के प्रकार अंतिम उत्पाद तेल या प्राकृतिक गैस को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं तेज तेज चल रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। दो तरह की नेचुरल गैस है,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। देखो ये टाइम आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको टू द पॉइंट अगर पढ़ें तो ही अच्छा है, ठीक है। डिटेल में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जहां से क्वेश्चन बनता है वहां मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ, जहां से नहीं बनता है तो वहां से थोड़ा सा अगर फास्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी जैसा आप कहेंगे मैं तो धीरे भी चल लूंगी। फिर है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। दो तरह की नेचुरल गैस होती है। एलपीजी जो सिलेंडर वगैरह में भरी जाती है ठीक है। एलपीजी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे ही भर जाती है। इसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो है ब्यूटेन। इसका मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन। क्योंकि ये रंगहीन है और गंधहीन गैस है, इथाइलिन मेरकाप्टन क्या है, मरकैप्टन को इसके लीकेज के बारे में जानने के लिए मिलाया जाता है, यानी पता चल जाता है कि सिलेंडर लीक है नहीं, इसलिए इसमें मरकैप्टिन मिक्स किया जाता है, इथाइलिन मरकैप्टिन, ठीक है। फिर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। ये तो सभी अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं, तो ये क्या है, हाई प्रेशर पे डलती है सीएनजी। भाई सीएनजी डलवाते हैं तो गाड़ी में तो पूछते हैं कि प्रेशर कितना आ रहा है, पूछते हैं ना पेट्रोल पंप पे जाके कि भाई प्रेशर है नहीं। इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है मीथेन। सीएनजी यूज्ड इन प्लेस ऑफ गैसोलीन, ठीक है। अब है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इट इज कॉज्ड एसिड रेन विच डैमेज, एसिड रेन क्या क्या डैमेज करते हैं, यानी अम्लीय वर्षा, हिंदी में पढ़ लेते हैं। वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। जब पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है तो जब बारिश आती है वो क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, यानी वो पोल्यूशन बारिश में मिक्स होके ही आता है, ठीक है। और वो क्या है, फसलों को भी खराब करता है, जो ये इमारतें बनी होती हैं इन्हें भी खराब करता है, ठीक है, ठीक है। जो फसलें, पौधों, पेड़ों, इमारतों आदि को नुकसान पहुंचाता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, जो पृथ्वी की वायुमंडल को अत्यधिक गर्म बनाता है। इसके अंदर कौन कौन सी गैस होती है, SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो अगर हम पेड़ों को जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं कुछ भी, तो उनसे जो गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, गाड़ियों से निकलती है, तो ये क्या करती है, इमारतों को, फसलों को खराब करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव स्वाभाविक रूप से होने वाली घटनाएं जो पृथ्वी की सतह पर और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। यानी देखो टेम्परेचर हर साल क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। वो किसकी कमी से, हमारी वजह से। पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, हर किसी के घर में गाड़ी है, बाइक है, हर कोई अलग अलग अपना वाहन यूज करता है, ठीक है, तो उससे भी गैस निकलती है और एनवायरमेंट क्या है, पोल्यूटेड होता है ना। CO2 एंड मीथेन गैसेज आर ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है, जो कि क्या करती है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस हैज लीड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है, जिनके कारण क्या है, पृथ्वी बहुत गर्म हो गई है। ग्रीन हाउस गैसों का उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन, ये रही ग्रीन हाउस गैस। CO2, मीथेन, NO2 क्या है, वाटर वेपर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन इसे बोला जाता है CFC, ठीक है, एंड ओजोन, ठीक है। तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि पूछी जाती है, याद रखेंगे ना। फिर है माउंटेन क्लाइंबिंग यानी पर्वतारोहण, हिंदी में पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8900 मीटर है, ठीक है। थोड़ी बहुत वेरी भी करता है, ये ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो जाता है, कहीं 8850 भी दे देगा, ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है, 8848 भी दे सकता है, तो 8900 मीटर होती है, ठीक है। यह नेपाल हिमालय से संबंधित है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा हिमालय कहा जाता है, ठीक है, तिब्बत में। बछेंद्री पाल जो थी माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला थी, ठीक है, भारत की पहली महिला थी और दुनिया की 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर अबू धाबी से भी एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये सफेद पोशाक पहने हुए अबू धाबी में, अबू धाबी की यात्रा। अबू धाबी कहाँ पे है, रेगिस्तान में स्थित है,
ठीक है, हाबीबी भी बोलते हैं ये, हाबीबी। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा क्या मिलता है, तेल वगैरह। ना तो यहाँ पे बारिश होती है और ना ही यहाँ झील है, ना नदियाँ हैं, ना तालाब है और ना ही भूजल होते हैं। ठीक है, लेकिन रेत के नीचे क्या है, बहुत सारा तेल है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, तेल की कोई कीमत नहीं है, पानी की कीमत है। यहाँ पे पानी महंगा है, यहाँ तेल सस्ता है। यहाँ केवल खजूर के पेड़ उगते हैं। अबू धाबी में बड़ी खिड़कियां होती हैं घरों में और ऊंची इमारतें होते हैं, लेकिन बाहर गर्मी के कारण लोग खिड़कियां नहीं खोल सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना। यहाँ मौसम इतना गर्म है कि लोग ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और खुद को पूरी तरह से ढक कर रखते हैं। ये तो कहने की बात है कि मौसम की वजह से इतने ढीले पहनते हैं, भाई कोई फंक्शन भी हो ना, ये तब भी ऐसे ही भूत बन के रहते हैं। अब जैसे आईफा अवार्ड होता है, उसमें भी ये इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो कम से कम एक दिन तो ढंग में पहन ले। इसकी जो मुद्रा है वो है दिरहम। ठीक है, क्या है करेंसी, दिरहम। ठीक है, और भाषा कौन सी है, अरबी। ठीक है, अरेबिक भाषा यहाँ पे बोली जाती है। फिर फेमस ट्रेवलर है ये अल बरूनी, हिंदी में पढ़ेंगे, फिर आप कहोगे इंग्लिश में। अल बरूनी प्राचीन काल से कई यात्री भारत आ रहे हैं और उन्होंने उस अवधि के भारत के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान की है। उनमें से एक है अल बरूनी। ये महमूद गजनी के साथ भारत आए थे और वह उज्बेकिस्तान के थे। का था लिख रखा है, उज्बेकिस्तान का था ये आदमी। ठीक है, अल बरूनी ने भारत के बारे में विवरण दिया है। इन्होंने भारत के बारे में बताया कि भारत के अंदर इतनी नदी है, इतने पहाड़ हैं, तालाब हैं, जल निकाय हैं, तो इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। इन्होंने किताब लिखी है तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद। ठीक है, तो ये किताब पूछी जाती है कंपटीशन में, तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद। ठीक है, फिर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में है, यह एक पुर्तगाली यात्री थे जो कि 1498 में समुद्र के मार्ग से भारत आए थे और कहाँ उतरे थे, कालीकट पे। ठीक है, वह अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपियन थे। ठीक है, वास्को डी गामा। फिर है कुछ फूड के बारे में, रीजनल प्लेस है। ठीक है, और कहाँ किस तरह के फूड खाए जाते हैं। ठीक है, हांगकांग में क्या है, लिंगू फैन खाया जाता है, यानी स्नेक का मीट खाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, लिंगू फैन। बार बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ठीक है, कश्मीर में क्या है, फिश मछली खाई जाती है मस्टर्ड ऑयल में, यानी सरसों के तेल में मछली खाई जाती है कश्मीर में। गोवा में क्या है, फिश खाई जाती है कोकोनट ऑयल में, यानी नारियल के तेल में मछली खाई जाती है। केरला में टेपियोका एंड कड़ी मेड ऑफ कोकोनट, फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। ठीक है, टेपियोका विद करी खाई जाती है। कोस्टल एरिया जो है साउथ इंडिया का, उसमें सी फूड खाया जाता है, सी फूड कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। अहमदाबाद और गुजरात में क्या खाया जाता है, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई। ठीक है, एक भी पॉइंट इसमें से छोड़ना मत क्योंकि ये बार बार रिपीटेड होते हैं। वलसाड में क्या है, बटाटा वड़ा, पूरी शौक और दूध। ठीक है, उडुपी में क्या है, इडली वड़ा। बिहार में क्या खाया जाता है, लिट्टी चोखा। मिजोरम में क्या खाया जाता है, राइस यानी चावल। असम में क्या खाया जाता है, राइस, टी, पीठा, भात सूखो, लूची एंड छोला दाल। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है हांगकांग, भाई बार बार पूछा जाता है। कश्मीर भी पूछता है, गोवा भी पूछता है और पिछली बार ज्यादातर शिफ्ट में केरला सबसे ज्यादा पूछा गया था। ठीक है, और गुजरात भी कभी कभी पूछ लेता है, बाकी सारे याद करके जाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5। ठीक है, याद रखेंगे ना। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन्हीं के बेस पे, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ये पेन तो दिख ही नहीं रहा है इस पे। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, व्हेन यू पोर मिल्क through a piece of cloth, cream remains on it. The method of separation here is. जब आप दूध को कपड़े के टुकड़े पर डालते हैं तो उस पर मलाई रह जाती है। पृथक्करण की विधियां क्या कहती है, यानी कपड़े में जब छानते हैं तो मलाई ऊपर रह जाती है और दूध नीचे निकल जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, सीविंग, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। देखो ये हिंदी इधर जो ट्रांसलेशन है गलत हो रही है, लेकिन ये एग्जामिनर भी ऐसा ही करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन ही करते हैं, तो इसलिए
ज्यादा ध्यान हिंदी पे ना दें, दोनों तरफ देखें क्वेश्चन को। एक बार अगर कुछ गड़बड़ लगे ना क्वेश्चन में तो इंग्लिश की तरफ देख लिया करें, देख लेना पेपर में जाके, ठीक है। छानने का काम, छानना, अवसादन और निस्तारण। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। जब दूध वो छानते हैं कपड़े में तो जो मटेरियल है टाइट जो भी है वो ऊपर रह जाता है, बाकी दूध नीचे निकल जाता है, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो उसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बताइए द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज एट। माउंट एवरेस्ट के शिखर की ऊंचाई है 8600 मीटर, 8850 मीटर, 8950, 8990। देखो 89 तो लास्ट थी, ठीक है, 8900 तो होती है, इससे 8850 के बीच में या 8848 के बीच में ये हो सकती है, ठीक है, पीछे हमने पढ़ी थी। तो 8850 होगी, यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है। तो 89 से ऊपर जितनी भी ये 50 फालतू हो गया, 90 फालतू हो गए, दोनों ऑप्शन तो हमारे कट गए। और 8600 हमने कहीं पढ़ी नहीं है, थोड़ी बहुत वेरी करता है, कहीं 8848 दे देगा या 50 भी दे सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है ऊपर नीचे। ये अपनी कॉमन सेंस से हमें मत देखना है कि ऐसा मत होना कि कंफ्यूज हो जाए, ये हर पेपर में इसी तरह से करता है एग्जामिनर। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय अ स्टूडेंट व्हाइल गिविंग हर इंट्रोडक्शन एट अ मीटिंग। यानी एक बच्चा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है मीटिंग में, तो क्या बता रहा है? मैं एक ऐसी जगह से हूं जहां के अधिकांश लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। छात्र से होना चाहिए। I am from a place where most of the people prefer to eat fish cooked in mustard oil. The student must be from। तो बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है? अभी हम पीछे बढ़ के आए हैं। गोवा से आता है, केरला से आता है, कश्मीर से आता है, मिजोरम से आता है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा? गोवा, केरल, कश्मीर या मिजोरम? बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो कहाँ है? जो सरसों के तेल में मछली पका के खाते हैं, कहाँ खाई जाती है? कश्मीर में, ठीक है। कहाँ खाई जाती है? कश्मीर में, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 3। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन अ फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 years हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। दिस एक्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि और उस पर उगाई जाने वाली चीजों पर अधिकार है। भाई जो 25 साल से रह रहे हैं तो उनका अधिकार है, उन्हें निकाला नहीं जा सकता। तो इसके ऊपर एक एक्ट लाया गया था, ये अधिनियम आया था इसके ऊपर। यह अधिनियम किससे लिया गया है बताइए? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2017, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, नेशनल फॉरेस्ट 1988, इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो बताइए, ये क्लास मैंने कराई हुई थी, शायद इसमें नहीं है, टॉपिक छोटा सा ही था। तो ये क्या है? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत ये आता है कि कोई भी अगर 25 साल तक एक जंगल में रह रहे हैं तो उस भूमि पर उनका अधिकार हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 4। बताइए झूम फार्मिंग इज, यानी झूम खेती है क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, लिमिटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जैविक खेती है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, या कीटनाशकों को सीमित उपयोग, या रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग। तो बताइए झूम फार्मिंग क्या है? तो झूम फार्मिंग क्या है? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है। क्या है? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। रोनाल्ड रॉस का क्वेश्चन आ गया है, अभी पढ़ के आए हैं हम पीछे, इसे तो बता देंगे आप। रोनाल्ड रॉस रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902 फॉर डिस्कवरिंग दैट। रोनाल्ड रॉस को 1902 में इस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला कि क्या किया उन्होंने? डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, कि डेंगू मच्छर द्वारा फैलता है, या फिर बी ऑप्शन है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो,
चिकनगुनिया मच्छर द्वारा फैलता है या प्लेग्यू इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लीज, प्लेग्यू पीसू द्वारा फैलता है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। देखो रोनाल्ड रोस को 1902 में जो अवार्ड मिला था वो किसके ऊपर मिला था, मलेरिया के ऊपर। इन्होंने बताया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ चिंचोना ट्री इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। बताइए मलेरिया के इलाज के लिए सिंकोना पेड़ के निम्नलिखित में किस भाग का उपयोग किया जाता है। किस भाग का प्रयोग किया जाता है, रूट यानी जड़, यहाँ पे जड़ लिख सकते हैं हम, बार्क यानी छाल, लीव्स यानी पत्ते, सीड या फिर बीज। तो बताइए कौन से पार्ट का यूज होता है मलेरिया की दवाई के लिए। तो बताइए अभी पढ़ा था ना हमने पीछे, तो ये किस लिए यूज होता है, छाल से। छाल, उसकी छाल को क्या है पानी में उबाल के मलेरिया के पेशेंट को दिया करते थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये छोटे छोटे से टॉपिक है, रह गए हैं ये। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेज। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग की एक विधि है जिसमें निम्न का उपयोग किया जाता है, टेप वॉर्म का, लीचीज का या फिर अर्थवॉर्म का, हुक वॉर्म का। ये भी मैंने कराई हुई है, लेकिन अब मैराथन में एक दो टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, लेकिन करा दूंगी मैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, यानी केंचुआ पालन को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। किसे बोलते हैं, केंचुआ पालन को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पश्मीना वेराइटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल। पश्मीना किस्म का ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना बताइए, पश्मीना शॉल। शीप से, भेड़ से, कैमल यानी ऊंट से, गोट बकरी से या एल्पेका या एल्पाका से। बताइए किससे। तो पश्मीना शॉल किससे मिलता है, गोट से मिलता है। ठीक है, बकरी से मिलता है। 10 मिनट की एक वीडियो है, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक कराए हुए हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। पश्मीना शॉल किससे बनते हैं, बकरी के फर से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 7, 8, ये 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एमिट्स, यानी जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलन से उत्सर्जन होता है। कौन सी गैस निकलती है इनकम्प्लीट बर्निंग से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बताइए कौन सी गैस एक निकलती है जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने से, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये सारे नए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 10। अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग which delivers water directly at the base of the plant is called। संकीर्ण ट्यूबिंग का उपयोग करके पौधों को पानी देने की एक तकनीक जो सीधे पौधों के आधार पर पानी पहुंचाती है, इसे क्या बोलते हैं, नैनो इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन या फेम्टो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन। क्या है, सीधे पौधों पे पानी नहीं डालते हैं, वो छोटे बूंद बूंद जाती है जो पौधों पे ज़्यादा पानी जाता है तो पत्ते वत्ते गिर जाते हैं। तो बिल्कुल हल्की सिंचाई जो होती है पौधों की, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स को पानी देते हैं जैसे हम घर में देते हैं, इसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कलेक्शन 11th है, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। जो पानी इकट्ठा कर लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य के लिए, उसे क्या कहलाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, रेन वाटर कलेक्शन, वर्षा जल संग्रह या रेन वाटर पंपिंग, वर्षा जल पंपिंग या रेन डिगिंग, वर्षा खुदाई या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। तो बताइए क्या बोलते हैं उसे। तो उसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जब हम पानी को कलेक्ट कर लेते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए तो उसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, बताइए। मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या चिकनगुनिया। अभी हम पढ़ के आए हैं, बताइए कौन कौन से हैं इनमें से। मलेरिया भी है, डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है, लेकिन निमोनिया नहीं है, ठीक है। निमोनिया नहीं फैलता मच्छर से। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो कौन से, सी ऑप्शन में दिया गया है ए, सी और डी, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। इन विंटर्स ग्रैंडमदर्स ऑफन यूज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइनेस। सर्दियों में अक्सर दादी और नानी त्वचा के रूखापन को बचाने के लिए नीचे दिए गए उपाय का इस्तेमाल करते हैं। यानी क्या करते हैं घर पे हम लोग, दादी नानी भी करती हैं, लड़कियां तो करती हैं, लड़के भी करते होंगे। रोज वाटर और डिस्टिल्ड वाटर को मिक्स करते हैं, यानी गुलाब जल को और आसुद जल को मिक्स कर लेते हैं, या फिर रोज वाटर यानी गुलाब का पानी, जो रोज वाटर आता है बाहर से, ग्लिसरीन या और लेमन जूस को मिक्स करके रख लेते हैं, जिससे कि हाथ पैर ना फटे, ड्राई ना रहे। सी ऑप्शन है लेमन जूस एंड मिल्क, यानी दूध में नींबू मिला के रख लेते हैं, तो भाई वो तो फट जाएगा, पनीर बन जाएगा उसका। रोज वाटर एंड विनेगर, सिरके का कौन लगाएगा सिरके को मुंह पे। डी ऑप्शन है गुलाब जल और सिरका। तो देखो अगर ये वैसे भी नहीं पता तो ऐसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई सिरका तो हम लगा नहीं सकते, और दूध में अगर लेमन जूस मिलाएंगे तो फट जाएगा, खाली लेमन जूस। रोज वाटर और डिस्टिल्ड वाटर, खाली सिंपल पानी मिला देंगे रोज वाटर में तो उसमें वो क्या ड्राइनेस को बचाएगा भाई। ग्लिसरीन बचाता है ड्राइनेस को, तो ग्लिसरीन के साथ हम रोज वाटर मिला सकते हैं और लेमन जूस मिला सकते हैं, ठीक है, एक दो नींबू की बूंद। तो इससे क्या है, ड्राइनेस नहीं होती, हाथों पैर पे लगा सकते हैं, मुंह पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये है क्वेश्चन नंबर 14। बताइए, ये तो लड़कियों को तो सभी को ही पता होगा, लड़कों को पता होगा भाई, देखी तो है ही आपने कैसे रोटी बनती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग चपाती फ्रॉम द व्हीट फ्लोर। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। बताइए, आज देखेंगे आपको रोटी बनानी आती है नहीं है। नीडिंग फ्लोर इनटू अ डो, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर। आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर सेक ले। बी ऑप्शन, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, नीडिंग फ्लोर इनटू अ डो, रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाना, आटे को गूंथना, लोइयों को बेलकर आग पर पकाना। या फिर सी ऑप्शन है, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, रोलिंग आउट द बॉल्स, नीडिंग फ्लोर इनटू अ डो एंड कुकिंग इट ऑन फायर। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाना, लोइयां बेलना, आटे को गूंथकर आग पर पकाना। डी ऑप्शन है, आटे को गूंथकर लोई बनाकर उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर आग पर पकाना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। आज आपका टेस्ट हो रहा है कि आपको रोटी बनानी आती है नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आटे को गूंथेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, नीडिंग फ्लोर इनटू अ डो। और कौन कौन से ऑप्शन, नीडिंग फ्लोर इनटू अ डो, भाई आटा गूंथेंगे। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए भाई। पहले हम स्मॉल बॉल थोड़ी बनाएंगे, बॉल थोड़ी बनेंगे, वो तो खाली चून है, उड़ जाएगा सारा, निकल जाएगा। तो ए और डी में से चुनना है। फिर आगे मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, इसमें क्या है, रोलिंग आउट द बॉल्स। पहले थोड़ी ना रोल करेंगे, पहले तो छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, है ना। तो ये ऑप्शन भी कट गया हमारा। फर्स्ट ऑप्शन बचा है कि क्या करेंगे, आटे को गूंथ लेंगे, उसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, लोइयों को बेलेंगे और फिर आग में सेकेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आज पता चला है कि किस पे आता है खाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। तरुण भारत संघ is an organization that work for conservation of water. The person heading the organization is one of the following. Choose the correct option. तरुण भारत संघ जल संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। संगठन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है, बताइए। मेधा पाटेकर,
सुंदरलाल बहुगुणा या राजेंद्र सिंह या पीसी जोशी? बताइए, हिंदी में भी यही नाम है, हिंदी में क्या ही पढ़ूं मैं। देखो अभी हम पीछे पढ़ के आए कि तरुण भारत संघ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसके हेड कौन थे? राजेंद्र सिंह, जिन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डेप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स? यानी भूजल के स्तर में कमी का मुख्य कारण क्या है? अभी पीछे पढ़ा था, द रेन आर लेस फ्रीक्वेंट, की बारिश कम होती है इस वजह से। ट्रीज कवर हैज रिड्यूस्ड, यानी वृक्षों का आच्छादन कम हो गया है, यानी ट्रीज कम हो गए हैं, पेड़ कम हो गए हैं। सी ऑप्शन है। ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, नलकूपों और हैंड पंपों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन है, द कोर्स ऑफ द रिवर्स इज बीइंग चेंजेस एंड डैम्स बिल्ट, यानी नदियों के मार्ग में परिवर्तन किया जा रहा है और बांध बनाए जा रहे हैं। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? तो भाई पानी का लेवल इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि हर घर में बोरिंग है, ट्यूबवेल हो गए हैं, हैंड पंप्स हो गए हैं इरिगेशन के लिए, तो पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए कुएं क्या है, सूख रहे हैं, है ना। तो ये हम पढ़ के आए हैं, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन मैनी प्लेसेस एसिड रेन इज अफेक्टिंग द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, द मेन केमिकल्स कॉजिंग एसिड रेन आर। कई स्थानों पर अम्लीय वर्षा जलीय जैव विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्लीय वर्षा उत्पादन करने वाले मुख्य रसायन हैं, बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी HCl और SO2, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड NO2 एंड SO3, एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो एसिड रेन के लिए बी ऑप्शन हमारा ठीक है कि नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पीछे पढ़ा था हमने नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज वेरी लिटिल, आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रेश वाटर। शुद्ध पानी की बात हो रही है। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजा पानी बहुत कम है क्योंकि सारा वही है, नमकीन पानी, खारा पानी। उपलब्ध कुल ताजे पानी में से निम्नलिखित में से किसमें कुल ताजे पानी की अधिकतम प्रतिशत होता है, बताइए। नदियों में, या फिर स्प्रिंग्स में, या फिर ग्लेशियर में, या फिर वाटरफॉल्स में। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। तो ताजा पानी कहाँ होता है, फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है वो आइस शीट्स में और ग्लेशियर्स में है। कहाँ पे, आइस शीट्स में है, ठीक है, और ग्लेशियर्स में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर। पानी के बारे में कौन सा एक ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के बारे में सही नहीं है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट, पानी एक सार्वभौमिक विलायक है। इट हैज कैपेसिटी टू डिजोल्व वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, भाई ठीक बात है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जल का जो घनत्व है वो 100 डिग्री पर अधिकतम होता है। या फिर डी ऑप्शन है, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फॉर्म्स स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है भाई, 3 फॉर्म्स में होता है, 3 स्टेट्स में होता है पानी। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। नोट पूछा है, गलत, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि पानी बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेंसिटी नहीं है पानी की, ठीक है। 100 डिग्री पे क्या है, पानी बॉयल होता है, ठीक है, जो कि जिसे बोला जाता है क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन ठीक है कि पानी क्या है, यूनिवर्सल सोलवेंट है, जैसा भी तुम घोलोगे, जो भी चीज इसमें घोलोगे ये वैसा ही रंग ले लेगा, खुशबू ले लेगा, टेस्ट ले लेगा, और कैपेसिटी है इसके अंदर घुलने की, और ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पेंटिंग से है।
पेंटिंग मैंने पहले कराई है, छोटी छोटी सी वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उन्हें देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगी आपको वीडियो के एंड में, ठीक है। द पेंटिंग्स दैट डेपिक्ट्स अ स्टोरी इन विच ओनली नेचुरल कलर्स आर यूज्ड। पेंटिंग्स आर कॉल्ड एज चित्राकाठी पेंटिंग बिलोंग्स टू। चित्राकाठी पेंटिंग कहाँ की है बताइए। वे चित्र जो एक कहानी को चित्रित करते हैं जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, चित्रों की चित्रकाठी कहा जाता है। पेंटिंग्स क्या है बताइए, कौन सी पेंटिंग है, कहाँ की पेंटिंग है। चित्रकाठी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से या फिर राजस्थान से या फिर आंध्र प्रदेश से या फिर कश्मीर से, बताइए। महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर कश्मीर। तो कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, तो चित्रकाठी पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र की है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का सबसे पुराना पारंपरिक नृत्य है। सत्रिय डांस, रूफ डांस या चिराव डांस या फिर गरबा डांस, बताइए कौन सा होगा। गरबा नृत्य, चिराव नृत्य, रूफ डांस या सत्रिय नृत्य। तो कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, तो मिजोरम का कौन सा डांस है, चिराव नृत्य यानी चिराव डांस। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, छोटी सी वीडियो है, आप देख लें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो भी पॉइंट यहाँ पे रह गए हैं। क्योंकि हर साल क्या है, कोई ना कोई नया टॉपिक दे देता है, उससे 1 या 2 क्वेश्चन दे देता है, तो मैंने सारे कराए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम्स डॉक्टर एडवाइज टू इंक्रीज द विटामिन सी रिच फूड एज। महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी युक्त भोजन को बढ़ाने की सलाह दी है। क्यों? इट इज असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट, कि ये दृश्य वर्णक के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कीप टीथ एंड बोन्स हेल्दी, या फिर इट इनटेक शार्पेंस एपेटाइट, ये इसके सेवन से भूख तेज होती है। या फिर इट बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। यानी विटामिन सी की चीज़ें क्यों लेनी चाहिए, डॉक्टर ने महामारी के टाइम पे बताया था, क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। ये क्या करती है, हमें इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि यह संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध बनाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 23 शायद। मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, प्रीफर टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद कड़ी मेड यूजिंग कोकोनट। हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिकांश आम लोग नारियल से बने किसी भी करी के साथ उबला हुआ साबूदाना खाना पसंद करते हैं। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। बॉइल्ड टैपियोका विद करी कहाँ पे खाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन है गोवा में, सी या फिर तमिलनाडु में, डी ऑप्शन या फिर केरला में। आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु या केरल। तो बॉइल्ड टैपियोका विद कड़ी खाई जाती है केरला में। ये क्या हो गया, केरला में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ईवीएस की पेडागोजी। बाकी जो भी आपके पॉइंट रहते हैं वो छोटी छोटी सी मैंने क्लिप बनाई हुई है, 10-10 मिनट की, कोई 15 मिनट की, कोई 20 मिनट की, तो आप उन्हें देख लीजिए, आई एम श्योर आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर ही होंगे। मैं अब दे दूँगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सभी का पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। बाय बाय।